Hello everybody, I am Akriti Guthiala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing steel structure design using limit state method. We'll start a new topic called beams. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've covered introduction to IS 800-2007, bolted connections, welded connections, tension members and compression members. In today's lecture we'll be starting what are beams and how are they designed. So let's start. Beams are essential members of any structure. They carry the transverse load and the loads from the superstructure which are further transferred to the column. तो हम सब जानते हैं कि लोड ट्रांसफर कैसे होता है. लोड सबसे पहले तो आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसका फ्लोर से ट्रांसफर होगा बीम पे, बीम से ट्रांसफर होगा कॉलम पे और कॉलम से ट्रांसफर होगा फाउंडेशन पे. तो ये आपका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है. अब बीम्स एक पार्ट फॉर्म करता है इस लोड ट्रांसफर में. सो इन आरसीसी द बीम्स आर रेक्टेंगुलर. जनरली अगर आप आरसीसी स्ट्रक्चर्स देखें तो हमने जो डिजाइन पढ़ा है उसमें हम रेक्टेंगुलर बीम्स यूज करते हैं मोस्टली. पर यहाँ पे जो बीम्स हम यूज करते हैं स्टील डिजाइन में वो नेसेसरी नहीं होता है कि रेक्टेंगुलर हो. उनका डिफरेंट शेप होता है. कोई आई सेक्शन की बीम हो सकती है, चैनल सेक्शन की बीम हो सकती है, हमारे पास कॉम्पोजिट बीम्स हो सकती है. तो डिफरेंट शेप्स हम यूज कर सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में. So in RCC, the beams are rectangular which need to be designed for bending moment, shear and deflection. अब ये इम्पोर्टेंट है. RCC का डिजाइन हमने देखा है तो RCC में हम डिजाइन करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, शेयर के लिए और फिर हम डिफ्लेक्शन के लिए उसे चेक करते हैं. पर अगर आप स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बीम्स रेक्टेंगुलर नहीं होती हैं अनटिल एंड अनलेस आप कंपोजिट बीम्स यूज कर रहे हैं. जनरली वो क्या होंगी, आई सेक्शन की बनी होंगी या चैनल सेक्शन की बनी होंगी. सो दे अंडरगो लोकल बकलिंग. लोकल बकलिंग मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर पोर्शन, जैसे सपोज कीजिए ये आई सेक्शन है, इसमें जो वेब है ये क्या कर जाए, बकल कर जाए. तो पूरा का पूरा सेक्शन नहीं बकल किया है, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में वेब जो है वो बकल कर गया है, तो उसे क्या बोलेंगे, लोकल बकलिंग. लैटरल बकलिंग हो सकती है, आपकी पूरी की पूरी बीम क्या कर जाए, बकल कर जाए. अगर हम ये प्लान देखें तो बीम सीधी नहीं रही है, हमारी बीम क्या हो गई है, बकल कर गई है. फिर नेक्स्ट आता है टॉर्शनल मोमेंट एक्सपीरियंस कर सकती है इन एडिशन टू बेंडिंग मोमेंट, शेयर एंड डिफ्लेक्शन. तो ये तो अभी यहाँ पे भी रहेगा ही रहेगा. जो डिजाइन हम आरसीसी में करते थे बेंडिंग मोमेंट, शेयर और डिफ्लेक्शन की, वो डिजाइन हम स्टील स्ट्रक्चर्स में भी करेंगे. पर यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्टर्स, एडिशनल जो फेलियर मोड्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे बीम्स में, जैसे कि लोकल बकलिंग, लैटरल बकलिंग या फिर टॉर्शनल मोमेंट एक्सेट्रा. The thickness of the member is quite less in case of steel structures. अब हमने देखा है कि हम mm में बात करते हैं, जो फ्लैंज थिकनेस है या वेब थिकनेस है, आपके पास 20 mm थिकनेस भी हो सकती है फ्लैंज की या वेब की, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन यू हैव चोजन. तो क्या हो रहा है कि थिकनेस जो है मेंबर की वो बहुत कम है एज कंपेयर टू एन आरसीसी बीम. आरसीसी बीम में तो हम 400 mm डेप्थ या 300 mm डेप्थ इस तरीके से बात करते हैं. अगर हम नॉर्मल बीम्स की बात करें, डीप बीम्स है तो 700-750 mm भी जा सकते हैं. तो यहाँ पे थिकनेस कम है इन केस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, हेंस देयर आर चांसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बकलिंग. क्योंकि थिकनेस कम है तो इस वजह से बहुत सारी टाइप की बकलिंग हो सकती है. जैसे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, लैटरल बकलिंग हो सकती है, लोकल बकलिंग हो सकती है वेब की. हमने अभी फिगर में देखा था कि वेब बकल कर गया, यहाँ पे पूरी की पूरी बीम बकल कर गई है. या फिर आपका फ्लैंज बकल कर सकता है. तो सपोज आई सेक्शन है और आपका फ्लैंज क्या कर गया, इस तरीके से बकल कर गया, तो ये क्या होगी, लोकल बकलिंग ऑफ द फ्लैंज. In any structure with multiple beams, secondary beams are rested on the primary beams. तो secondary beams जो हैं, हमने ये डिजाइन हमने ये ड्राइंग में देखा है कि कैसे हम सेकेंडरी बीम्स और प्राइमरी बीम्स को कनेक्ट करते हैं. तो हमने देखा था कि हम सेकेंडरी बीम्स को कट भी कर देते हैं, उसमें हम एडजस्टमेंट इस तरीके से करते हैं अगर हमने टॉप लेवल सेम रखना है ताकि वो प्राइमरी बीम के साथ अटैच हो सके.
बीम्स इन स्टील स्ट्रक्चर्स आर नेम्ड डिफरेंटली। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं बीम्स के, जैसे कि आप देख सकते हैं हम बीम को जॉइस्ट भी बोल सकते हैं, गर्डर भी बोल सकते हैं, पर्लिन भी बोल सकते हैं, स्ट्रिंजर भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये नेम्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आप बीम की यूज और लोकेशन के हिसाब से उसे डिस्टिंग्विश कर सकें। तो joist is a closely spaced beam supporting floors or roofs of buildings but not supporting other beams. तो joist क्या करेगा, फ्लोर्स को सपोर्ट करेगा, रूफ को सपोर्ट करेगा, बट बाकी बीम्स को ये सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप ये पर्टिकुलर फिगर देखें तो ये मेंबर है जो हम रेड में बना रहे हैं, ये क्या है आपके, ये जॉइस्ट है। ये फ्लोर को सपोर्ट कर रहे हैं पर ये किसी और बीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास गर्डर। गर्डर इज अ लार्ज बीम यूज फॉर सपोर्टिंग अ नंबर ऑफ जॉइस्ट। तो ये हमारे पास बहुत सारे जॉइस्ट हैं, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इनको ये ग्रीन से जो हमने डिनोट किया है ये गर्डर सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारी गर्डर हो गया, जो एक्चुअल में क्या है, एक बीम ही है। नेक्स्ट पर्लिन्स हमने रूफ्स और ट्रसेस की इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि पर्लिन क्या होता है, एंड दे आर यूज्ड टू कैरी रूफ लोड्स इन ट्रसेस। फिर स्ट्रिंजर इन बिल्डिंग्स, बिग बीम्स सपोर्टिंग स्टेयर स्टेप्स। तो जब आप स्टेयरकेस के नीचे या स्टेयर्स के नीचे जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम स्ट्रिंजर बीम बोल सकते हैं। In bridges, a longitudinal beam supporting deck floor and supported by floor beams. तो ये बहुत सारे और डिफरेंट टाइप्स की बीम्स भी अवेलेबल हैं और हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं, और ये नेम्स जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि न्यूमेरिकल को आप समझ सकें। न्यूमेरिकल में वो वर्ड यूज करेगा जॉइस्ट, क्योंकि बीम का वर्ड नहीं यूज करा है, और अगर आपको नहीं पता है कि जॉइस्ट इज अ काइंड ऑफ बीम तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये न्यूमेरिकल किस टॉपिक से है। तो उसे समझने के लिए हमें ये डिफरेंट नेम्स पता होने चाहिए, और उस हिसाब से फिर हम आगे फर्दर डिजाइन कर सकते हैं, अपने जो भी आपका क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो द नेम्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिर आता है नेचर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बीम्स। बीम्स हमें पता है, हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फेलियर क्राइटेरियाज हैं, तो किस टाइप की फोर्सेस एक्ट कर रही है हमारे बीम पे वो जानना जरूरी है। इट इज अज्यूम्ड दैट अ बीम इज सब्जेक्टेड टू ओनली ट्रांसवर्स लोडिंग। तो कैसी लोडिंग होगी ये इंपॉर्टेंट है, हम मानते हैं कि लोडिंग हमेशा ट्रांसवर्स ही होगी, लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग हम नहीं मान रहे हैं, सिर्फ ट्रांसवर्स लोडिंग मान रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं ऑल द लोड्स and sections lie in the plane of symmetry। तो plane of symmetry भी हम maintain कर रहे हैं, मतलब symmetrical shapes आप यूज करने की कोशिश करेंगे, और जो भी distribution होगी वो symmetric होने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि when we use an I section as cross section and load it is considered to be symmetric। अब हमें पता है I section क्या होता है, I section is symmetric। तो हम क्या मान रहे हैं कि जब आप किसी सिमेट्रिक सेक्शन को यूज कर रहे हैं और फिर उसे लोड कर देंगे तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। जब लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो टॉर्शन इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्शन कब इंट्रोड्यूस होता है, जब आपकी सिमेट्री नहीं रहती है, तो टॉर्शन नहीं इंट्रोड्यूस होगा। Thus, this beam will primarily be subjected to bending and shear in the loading plane with no external torsion and axial force। तो यहाँ पे अगर आपकी बीम जो है वो सिमेट्रिक है, लोडिंग भी सिमेट्रिक है, तो फिर उस केस में टॉर्शन इंट्रोड्यूस नहीं होगा। आपकी बीम को क्या रेजिस्ट करना होगा, सिर्फ बेंडिंग रेजिस्ट करना होगा और शेयर रेजिस्ट करना होगा, जो नॉर्मली हर बीम को रेजिस्ट करना होता है। एक्सटर्नल टॉर्शन नहीं रहेगा और एक्चुअल फोर्स ही रहेगी। अगर आपका जो सेक्शन है वो अनसिमेट्रिक है या लोडिंग जो हो रही है वो अनसिमेट्रिक लोडिंग हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने सेक्शन सिमेट्रिक रखा है पर लोडिंग अनसिमेट्रिक है, तो उस केस में टॉर्शन और एक्सियल फोर्स में कम इनटू पिक्चर। तो जब भी आप कोई इस तरीके का सेक्शन यूज कर रहे हैं जो सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक सेक्शन है, तो उस केस में टॉर्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगी, सिमिलरली एक्सियल फोर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। Beams with symmetric loading will be primarily subjected to bending accompanied by shear, ये हमने देखा था, in the loading plane with no external torsion or axial force. Generally, beam is defined as a member which carries symmetric transverse load। तो ये हमारे पास बीम है
और हम क्या मान रहे हैं कि सिमेट्रिक ट्रांसवर्स लोड इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, यूडीएल हम इसके ऊपर एक्ट करा रहे हैं, अंडर विच इट अंडरगोज डिफ्लेक्शन। अब ये हमारे पास बीम है, तो इस बीम पे कुछ लोडिंग एक्ट कर रही है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ यूडीएल एक्ट कर रहा है। इस यूडीएल की वजह से हमारे पास कुछ बेंडिंग मोमेंट आएगा विच विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम एट द सपोर्ट्स, और कुछ शेयर फोर्स इंट्रोड्यूस होगी जो हमें पता है मैक्सिमम कहाँ होगी, सपोर्ट्स पे, और मिनिमम सेंटर पे होगी। तो हमें क्या करना होता है बीम डिजाइन के लिए, हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता होना चाहिए जो भी हम बीम डिजाइन कर रहे हैं उसका, और जो मैक्सिमम शेयर फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है हमें उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम आगे डिजाइन कर सकेंगे। फिर द प्रॉब्लम ऑफ टॉर्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटली अवॉइडेड इन अ बीम। अब ऐसे तो हमने थ्योरेटिकली बोला कि अगर आपने सिमेट्रिक सेक्शन यूज करा है, लोडिंग भी सिमेट्रिक है, तो टॉर्शन नहीं आएगी, पर प्रैक्टिकली आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप कुछ इसेंट्रिसिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इसेंट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हो सकती है। इवन इफ द बीम शेप इज सिमेट्रिकल एंड लोड्स आर इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, then also torsion cannot be completely avoided. The reason is the instability caused by compressive stresses. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो compressive stresses आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कुछ इंस्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस करेगी। अब ये इंस्टेबिलिटी क्या क्या है, जैसे कि वो बकलिंग इंट्रोड्यूस कर देंगे। अगर आपकी बीम जो है वो चाहे लोकली बकल करी है या लैटरली बकल करी है, बकलिंग की वजह से जो सिमेट्री है वो लूज कर जाएगी और इंस्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इस इंस्टेबिलिटी की वजह से टॉर्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। When it is involving only local components of a beam, it is called local buckling. अगर सिर्फ local components जैसे हमने देखा कि सिर्फ वेब बकल किया या सिर्फ फ्लैंज बकल किया तो उसको local buckling बोलेंगे। अदरवाइज अगर पूरी की पूरी बीम हमारी बकल कर जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैटरल बकलिंग, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये हमारा सेंटर लाइन थी और हमारी पूरी की पूरी बीम क्या कर गई है, बकल कर गई है। लोकल बकलिंग इज अ फंक्शन ऑफ विड्थ टू थिकनेस रेशियो। ये हम देखेंगे कि जो लोकल बकलिंग है उसके लिए कौन से मेंबर ज्यादा प्रोन होते हैं, जिनकी विड्थ ज्यादा है और थिकनेस कम है। तो विड्थ टू थिकनेस रेशियो है हमारे पास लोकल बकलिंग के लिए। अगर हम थिकनेस इंक्रीज कर देंगे मेंबर की या विड्थ डिक्रीज कर देंगे मेंबर की, तो आपकी लोकल बकलिंग क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। थिकनेस इंक्रीज करी तो लोकल बकलिंग डिक्रीज कर गई, या फिर आपने विड्थ डिक्रीज करी तो भी लोकल बकलिंग क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बकलिंग को अवॉइड कर सकते हैं अपने सेक्शन में। नेक्स्ट आता है किस टाइप के सेक्शंस हम यूज करते हैं बीम्स बनाने के लिए स्टील स्ट्रक्चर्स में। तो वेरियस स्टील सेक्शंस रोल्ड एंड बिल्ट अप कैन बी यूज्ड टू मेक बीम्स इन स्टील स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आपके पास रोल्ड स्टील भी यूज किया जा सकता है, आप बिल्ट अप सेक्शंस भी बना सकते हैं। रोल्ड स्टील वो है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और बिल्ट अप सेक्शंस कब बनाते हैं, हमने प्रीवियस कंप्रेशन मेंबर्स में देखा था, जब आपकी जो रेडियस ऑफ जायरेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर आपका जो लोड है वो बहुत हैवी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बिल्ट अप सेक्शन यूज कर सकते हैं। उसी तरह से बीम्स में भी हम बिल्ट अप सेक्शन यूज कर सकते हैं अगर जो रोल्ड सेक्शंस हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रोल्ड स्टील में आप क्या यूज कर सकते हैं बीम्स बनाने के लिए, आप चैनल सेक्शन यूज कर सकते हैं, आप आई सेक्शन यूज कर सकते हैं, आप एंगल सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। बट एंगल सेक्शन क्या करेगा, इट विल कॉज इट विल इंट्रोड्यूस एसिमेट्री बिकॉज ऑफ द लोडिंग, और इसलिए इसे हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि एंगल सेक्शन सिमेट्रिक नहीं है। आप देख सकते हैं एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के अबाउट एंगल सेक्शन सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं आई सेक्शन देखूं तो आई सेक्शन एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। चैनल सेक्शन ऑन द अदर हैंड वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक नहीं है, पर इसमें पार्शियल सिमेट्री है अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस। तो आप चैनल सेक्शन और आई सेक्शन यूज कर सकते हैं, एंगल सेक्शन भी यूज किया जा सकता है पर हम अवॉइड करते हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है। अब इसके काफी रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो है कि आई सेक्शन जो है इसका
फॉर द गिवन वेट, अगर हम इन सबका वेट कंसिडर करें कि सेम वेट के हम सेक्शंस यूज कर रहे हैं, सिर्फ शेप्स डिफरेंट है, तो फॉर अ गिवन वेट आई सेक्शन हैज मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैक्सिमम नहीं भी तो हम बोल सकते हैं सिंपली हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या है, हाई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपके सेक्शन का हाई है तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन भी हाई हो जाएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन हाई हुआ तो जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगी। स्लेंडरनेस रेशियो डिक्रीज करती है तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो हम बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से इस आई सेक्शन को यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो सीजी है उससे आपका जो मास है, हमारे पास जो ये फ्लैंजेस का मास है उसका डिस्टेंस काफी हाई है, ज्यादा है, तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज हो जा रहा है। और क्या सेक्शंस हम यूज कर सकते हैं, हमने देखा ये तो रोल्ड स्टील था कि चैनल, आई और एंगल सेक्शन जो ऑलरेडी प्री फैब्रिकेटेड वो सेक्शंस होते हैं। अब अगर आपने फैब्रिकेट करने हैं सेक्शंस, मतलब आपने बिल्ट अप सेक्शंस यूज करने हैं, तो हम अगेन आई सेक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वेल्डिंग करी है, या फिर आप एक रोल्ड सेक्शन यूज कर सकते हैं, और रोल्ड सेक्शन में आप एडिशनल मेंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हमने कंपाउंड सेक्शन में किया है। अब यहाँ पे अगर वेल्डेड आई सेक्शन आप देखें तो हम ये जो बार्स यूज कर रहे हैं, जो फ्लैट्स यूज कर रहे हैं एंगल आई सेक्शन बनाने के लिए, उसकी हम थिकनेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वैसे ही थिन वॉल क्लोज सेक्शन और बॉक्स सेक्शन, तो यहाँ पे बॉक्स सेक्शन हमने बनाया है यूजिंग प्लेट्स। अगेन आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी लोड रिक्वायरमेंट्स और स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तीसरे टाइप का जो सेक्शन हम यूज कर सकते हैं दैट इज अ कंपाउंड सेक्शन। कंपाउंड सेक्शन का क्या मतलब है कि आप पूरा का पूरा सेक्शन बिल्टअप नहीं करना चाहते हैं, पर आप देख रहे हैं कि कुछ मेंबर्स, जैसे लोकल बकलिंग हमने डिस्कस करी थी, लोकल बकलिंग में क्या हो रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर मेंबर जो है आपके सेक्शन का वो फेल कर रहा है। तो लोकल बकलिंग अवॉइड करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर मेंबर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ये रोल्ड आई सेक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब जो प्री फैब्रिकेटेड सेक्शन मार्केट में अवेलेबल है हम उसी को यूज कर रहे हैं, पर हमारा जो कंप्रेशन फ्लैंज है वो फेल कर जा रहा है या बकल कर जा रहा है, तो उसको मुझे स्ट्रेंथन करना है। कंप्रेशन फ्लैंज को मैं कैसे स्ट्रेंथन कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक रोल्ड चैनल सेक्शन इसके साथ अटैच कर दिया है, इसके साथ बिल्ट अप कर दिया है। अब ये रोल्ड चैनल सेक्शन क्या करेगा, ये जो कंप्रेशन फ्लैंज है इसको स्ट्रेंथन कर दिया इसने। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी उसमें मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन फ्लैंज चाहिए था, टेंशन फ्लैंज को रीइंफोर्स करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने दो रोल्ड सेक्शंस यूज करे और उससे एक कंपाउंड सेक्शन फॉर्म कर दिया। So such a section is used if the compression load is quite high। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेशन लोड बहुत ज्यादा था और सिंपल एक रोल्ड सेक्शन नहीं ले पाया कंपेयर टू द टेंशन, और टेंशन लोड जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, तो आपको टेंशन फ्लैंज को रीइंफोर्स करने की जरूरत नहीं है। देन वी मे प्रोवाइड एन एडिशनल चैनल सेक्शन ओवर द कंप्रेशन और टॉप फ्लैंज टू हेल्प टेक मोर लोड। दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेक्शन। अब आई होप आपको आरसीसी से याद होगा कि जब भी हम न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करते हैं और हम सिंपल बेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला सेक्शन है कंप्रेशन लेता है और नीचे वाला सेक्शन टेंशन लेता है। वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास ये न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है, तो ऊपर वाला जो फ्लैंज है वो क्या लेगा, कंप्रेशन, और नीचे वाला फ्लैंज क्या लेगा, टेंशन। आई सेक्शन में आपने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि आई सेक्शन में जो वेब है वो शेयर रेजिस्ट करता है, और जो फ्लैंजेस हैं दोनों ही फ्लैंजेस ये बेंडिंग रेजिस्ट करते हैं या बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कंप्रेशन फ्लैंज है चाहे वो टेंशन फ्लैंज है। तो शेयर कौन लेगा, शेयर आपका वेब ऑफ द सेक्शन लेता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्पोजिट बीम्स। कॉम्पोजिट बीम्स आर मेड ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट टुगेदर एंड आर कॉल्ड कॉम्पोजिट बीम्स। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था कि हम रेक्टेंगुलर सेक्शंस नहीं यूज करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स में, पर कब यूज कर सकते हैं, जब आप कॉम्पोजिट बीम्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेयर कनेक्टर अटैच्ड है, नीचे हमारे पास दो चैनल सेक्शंस बैक टू बैक
अटैच्ड है। यहाँ पे 2 चैनल सेक्शन से हमने सेक्शन बनाया है और ऊपर आपने क्या कर दिया है, आपने कंक्रीट स्लैब दे दिया है या कंक्रीट की एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी है ओवर द रोल्ड आई सेक्शन। ये आई सेक्शन भी हो सकता है, ये चैनल सेक्शन, 2 चैनल सेक्शन बैक टू बैक कनेक्टेड भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि रिक्वायरमेंट कैसी है और क्या इकोनॉमिकल पड़ रहा है आपको। So over the rolled I section an RCC slab or beam is laid। तो ये important है, rolled I section यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर मैं एक RCC slab या beam place कर रही हूँ and connected using a shear connector। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने shear connector यूज करके इन दोनों materials को connect कर दिया है एक दूसरे के साथ। Here we use the good compressive strength of concrete to our advantage। अब हमने आरसीसी में देखा है और प्रीवियस सब सब्जेक्ट्स में हमने पढ़ा है कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में अच्छा होता है और टेंशन में फेल कर जाता है। इसीलिए जब हम आरसीसी डिजाइन करते हैं तो टेंशन की साइड पे हम स्टील बार्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात करें तो कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन। यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन फ्लैंज को रीइंफोर्स करने की जरूरत थी, तो रादर देन रीइंफोर्सिंग इट विद अनदर रोल्ड चैनल सेक्शन, इसको रोल्ड चैनल सेक्शन से रीइंफोर्स करने के बजाय हमने किससे रीइंफोर्स कर दिया है, कंक्रीट स्लैब या कंक्रीट बीम से रीइंफोर्स कर दिया है। द कंक्रीट इन कंपोजिट बीम्स टेक कंप्रेशन एंड स्टील इज यूज फॉर टेंशन। और स्टील वाला पार्ट हम टेंशन की तरह यूज कर सकते हैं जैसा हम सिंगली रीइंफोर्स बीम में यूज करते हैं। Under gravity load, UDL or point load, the beam bends to cause compression at top and tension at bottom। ये हमने डिस्कस किया है कि हमें जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें कंप्रेशन आता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले हिस्से में टेंशन आती है। नेक्स्ट टाइप का जो सेक्शन जो हम यूज करते हैं वो है एनकेस्ड बीम। एनकेस्ड बीम जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आपने एक आई सेक्शन को कंक्रीट के अंदर छुपा दिया है, एनकेस कर दिया है। सो व्हेन वी यूज आई सेक्शन एंड देन कंक्रीट इज कास्ट ऑल अराउंड इट, चारों जगहों पे आपने क्या कास्ट कर दिया है, कंक्रीट कास्ट कर दिया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनकेस्ड बीम बोलते हैं। दिस इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। फिर wider section of concrete is provided on the compression flange side to take the advantage of high compressive strength of concrete। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो width प्रोवाइड करी है कंप्रेशन साइड पे या कंप्रेशन फ्लैंज के पास कंक्रीट की वो ज्यादा है और जो टेंशन साइड पे प्रोवाइड की है कंक्रीट की width वो कम है। तो इससे क्या हो रहा है, ये हम कर रहे हैं ताकि कंक्रीट जो है उसको हम अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सके और कंक्रीट कंप्रेशन को रेजिस्ट कर सके। तो इस टाइप की बीम्स को बोला जाता है एनकेस्ड बीम्स। फिर आती है कैस्टेलेटेड बीम्स। कैस्टेलेटेड बीम्स में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एन आई सेक्शन इज कट अलोंग एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक आई सेक्शन था, ये हमने आई सेक्शन लिया और ये जो रेड लाइन इंडिकेट करी है इसके अबाउट मैंने इसको कट कर दिया। अभी इस आई सेक्शन की डेप्थ कितनी है, स्मॉल डी। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे मान ले रही हूँ कि ये है 500 mm और आपने जो ये सेक्शन कट किया है इस सेक्शन की विड्थ मैंने या डेप्थ मैंने मान ली इक्वल टू 50 mm। तो अब हमने क्या किया, हमने आई सेक्शन तो कट कर दिया अलोंग दी एक्स एक्सिस। अब क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट कर देंगे और इस तरीके से सेपरेट करेंगे कि ये जो ये सेंट्रल पीसेस हैं ये खाली रहें। तो मैंने इनको येलो से मस्टर्ड से शेड कर दिया है। आपने इसे थोड़ा सा साइड पे शिफ्ट किया और जो ये ओपनिंग्स थी इन यहाँ पे बीच में ओपनिंग प्रोड्यूस कर दी। अब आप जब यहाँ पे ये ओपनिंग प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये ओवरऑल डेप्थ जो है इंक्रीज कर गया और जो ये फ्लैट पोर्शंस थे इसे हमने वेल्ड कर दिया। ये जो डैश्ड पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे हमने क्या कर रखी है, वेल्डिंग कर रखी है। अब हमने क्योंकि ये 50 mm का डेप्थ काटा था, ये जो हमारे पास डेप्थ थी एक्स एक्सिस पे ये 50 mm की थी, नीचे भी कितनी हो जाएगी, 50 mm की हो जाएगी। अब मेरी ओवरऑल डेप्थ कितनी हो गई, मेरी ओवरऑल डेप्थ सेक्शन की इंक्रीज कर गई और वो 600 हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ डेप्थ इंक्रीज कर दी है। तो
डी एग्जैक्टली 600 नहीं होगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने क्या समझ लिया कि हमने इस सेक्शन को काट के जो डेप्थ है वो इंक्रीज कर दी। हमें पता है न्यूट्रल एक्सिस पे जो लोड है, चाहे वो कंप्रेसिव लोड है चाहे वो टेंसाइल लोड है, वो कितना हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे हमें ज्यादा मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, और अगर आप डेप्थ इंक्रीज कर देंगे तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप इंक्रीज कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करके हमने देखा था कि बहुत फायदा होता है और हमारे सेक्शन की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। So the upper half is shifted with respect to the lower half. आपने ये दो सेक्शन जब काट दिए तो आप इसको स्लाइटली शिफ्ट करेंगे, जैसे एरोज इंडिकेट कर रहे हैं, ताकि आप ये बॉक्स बना सकें, ये हेक्सागन बना सकें सेंटर में जो खाली हेक्सागन है। The resulting section has greater depth than the original I beam. तो ये हमने देखा कि जो सेक्शन है उसकी डेप्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। This increase in depth of the section causes significant increase in the moment of inertia of the section without any increase in the weight of the section. ये बहुत important है कि moment of inertia आपने increase कर दिया पर weight क्या रहा, constant रहा, क्योंकि ये जो मस्टर्ड शेडेड पोर्शंस हैं ये तो क्या है, एम्प्टी हैं, इसमें तो कुछ अवेलेबल नहीं है, हवा है सिर्फ, तो ये एम्प्टी है। तो आपने ना वेट इंक्रीज करा और आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या कर लिया, इंक्रीज कर दिया। तो दीज आर नोन एज कैस्टेलेटेड बीम्स। कंसिडरेशंस इन डिजाइन ऑफ बीम्स। तो जब आप बीम्स डिजाइन करते हैं तो आपको क्या क्या कंसिडरेशंस दिमाग में रखनी होती है। बीम शुड बी प्रोपोर्शनल फॉर स्ट्रेंथ इन बेंडिंग, कीपिंग इन व्यू ऑफ द लैटरल एंड लोकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज। तो आपको कंप्रेशन फ्लैंज की लैटरल मतलब पूरा का पूरा सेक्शन बीम आपकी बकल ना कर जाए, और लोकल मतलब कंप्रेशन फ्लैंज आपका बकल ना कर जाए बेंडिंग में, तो ये ध्यान रखना है। The selected shape should have a capacity to withstand essential strength in shear and local buckling, that is have sufficient web thickness. तो shear हमने देखा था, अगर I section की बात करें फिर से, तो shear कौन लेता है, वेब लेता है, और वेब क्या कर सकता है, बकल भी कर सकता है कंप्रेसिव लोड के अंडर। तो हम चाहते हैं कि आपका सेक्शन इस तरीके से हो कि उसका TW जो वेब थिकनेस है वो क्या हो, हाई हो, ताकि वो इन वेब बकलिंग और शेयर को एडिक्वेटली रेजिस्ट कर सके। The beam dimension should be suitably proportioned for stiffness, keeping in mind their deflections and deformations under service conditions. तो हम नहीं चाहते, हमें पता है कि जब भी हम लिमिट स्टेट में डिजाइन करते हैं तो हम एक कोलैप्स के लिए डिजाइन करते हैं और दूसरा हम सर्विसिबिलिटी के लिए डिजाइन करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आपका सेक्शन या कोलैप्स में भी ना फेल करे और सर्विसिबिलिटी में भी ना फेल करे। और सर्विसिबिलिटी को चेक करने का क्या क्राइटेरिया होता है, डिफ्लेक्शंस और डिफॉर्मेशंस, तो हम उन्हें भी इन चेक रखेंगे ताकि हमारा सेक्शन कभी भी अनसर्विसिबल ना हो। सिंपली द बीम शुड विथस्टैंड बेंडिंग, शेयर एंड डिफ्लेक्शन। तो बेसिकली हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, आरसीसी की तरह आप बेंडिंग के लिए डिजाइन करेंगे, आप शेयर के लिए डिजाइन करेंगे और आप डिफ्लेक्शन के लिए डिजाइन करेंगे, इन एडिशन टू अदर थिंग्स, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे और टाइप के फेलियर्स होने के चांसेस रहते हैं। लिमिटेशंस ऑफ एंगल्स, टी सेक्शंस एंड चैनल सेक्शंस। ये हमने देखा था कि आई सेक्शन वाज द मोस्ट कॉमन सेक्शन यूज्ड while we are designing beams। तो क्यों, एंगल एंड टी सेक्शंस आर वीक इन बेंडिंग, तो इनकी क्या कमजोरी है कि ये बेंडिंग में वीक है, इसलिए इनको बहुत कम यूज किया जाता है। चैनल सेक्शन जो है उसे हम यूज करते हैं सिर्फ लाइट लोड्स के लिए या फिर हाई लेंथ के लिए। अब लाइट लोड्स जब हैं तो आप चैनल यूज कर सकते हैं, पर अगर लोड इंक्रीज कर जाता है तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा चाहिए, उस केस में आपको आई सेक्शन ही यूज करना होगा। The rolled steel channels and angle sections are used in cases where they can be designed and executed satisfactorily। जहाँ पे आपको लगता है कि जो लोड है वो ये withstand कर सकता है, वहाँ पे आप चैनल और एंगल सेक्शन यूज कर सकते हैं। Also T sections यूज कर सकते हैं। This is because the load is not likely to be in the plane, which induces torsional eccentricities. Also, it is complicated to calculate the lateral buckling characteristics of these sections। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो वो कॉम्प्लिकेशंस में अगर हो रही है तो एरर के चांस इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसे भी हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल आई सेक्शन। आई सेक्शन की क्या क्या खासियत है
ये आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कि आई सेक्शन हम क्यों यूज करते हैं। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ हमने ये देखा था। एंगल सेक्शन किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। चैनल और टी सेक्शन एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। आई सेक्शन दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इट कैन टेक बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन इक्वली ड्यू टू द फ्लैंजेस। क्योंकि फ्लैंजेस सेम साइज के हैं तो कंप्रेशन भी उतना ही ले सकता है जितना ये टेंशन ले सकता है, तो दोनों में इक्वली केपेबल है। Large moment of inertia hence withstands large amount of load। तो हम ये देख चुके हैं कि इसका moment of inertia भी क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए ये load carrying capacity भी इसकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। So in this lecture we discussed the introduction to flexural members, that is simply beams, और हमने देखा what are the various types of sections used as beams. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.